हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम पढ़ने वाले हैं संविधान। क्या पढ़ने वाले हैं? संविधान। लेकिन संविधान पढ़ने से पहले हम ये पढ़ेंगे संविधान का बैकग्राउंड क्या है। तो हम क्या पढ़ेंगे आज? संविधान का बैकग्राउंड। हम पढ़ने वाले हैं संविधान। लेकिन संविधान जानने से पहले हमें ये जानना होगा कि संविधान आया कैसे। उसे जानने के लिए हमें पढ़ने पड़ेंगे कुछ अधिनियम, कुछ एक्ट्स, जिनके बाद हमारा संविधान निकल कर आया। क्या पढ़ने पड़ेंगे? उससे पहले हमें कुछ एक्ट पढ़ने पड़ेंगे। ये एक्ट पढ़ने पड़ेंगे, लेकिन इन्हें जानने से पहले ये जानना पड़ेगा ये एक्ट्स कौन लाया था। तो सन 1600 ईस्वी में भारत में ब्रिटिश आए ईस्ट इंडिया नाम की कंपनी लेकर हमारे यहाँ व्यापार करने के लिए। वहाँ की जो रानी थी एलिजाबेथ थी, वो हमारे यहाँ व्यापार करने आए। क्या कंपनी लेकर आए? ईस्ट इंडिया नाम की कंपनी लेकर आए। आप सभी को पता है उस समय मुगलों का शासन था। तो वो कौन से राजा थे जिन्होंने इनको परमिशन दी कि आप भारत में व्यापार कर सकते हैं? तो वो थे जहांगीर। वो मुगल शासक कौन थे? जहांगीर। इन्होंने ब्रिटिश लोगों को परमिशन दी कि आप भारत में व्यापार कर सकते हैं। लेकिन व्यापार तक तो ठीक था, धीरे धीरे वो हमारे स्टेट पे कब्जा करने लगे, अपना शासन दिखाने लगे, क्योंकि मुगल्स की पावर कम होती जा रही थी। धीरे धीरे उनकी पावर घट रही थी। तो अंग्रेज़ों ने सोचा क्यों ना हम पावर में आएँ और हम इस पूरे देश पर ही कब्जा कर लें। पहले तो उन्होंने स्टेट को कब्जाना शुरू किया और धीरे धीरे पूरे देश पर ही कब्जा कर लिया। अब हमारा देश उनके अधीन हो चुका था। जो वो बोल रहे थे हमें मानना पड़ रहा था, जो नहीं मान रहा था उन्हें वो पनिशमेंट देते थे। और सारा अधिकार किसका हो गया? ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन पूरा भारत हो गया, ब्रिटिश के अधीन। ठीक है, ये ब्रिटिश कहाँ से आए थे? ब्रिटिश लोग ब्रिटिश से ही आए थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब कुछ एक्ट जान लेते हैं जिसके बाद निकल के हमारा संविधान आया था। तो पहले ये एक्ट की लिस्ट है आपके सामने कि आज हम कौन कौन से एक्ट पढ़ने वाले हैं। तो हम पढ़ने वाले हैं रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784, चार्टर एक्ट ऑफ 1813, चार्टर एक्ट ऑफ 1833, चार्टर एक्ट ऑफ 1853, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, इंडियन काउंसिल एक्ट 1860, इंडियन काउंसिल एक्ट 1892, इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 और इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। 1947 में भारत आज़ाद हो गया और ये लास्ट एक्ट था। ठीक है, ये जो दो एक्ट हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990, इनके ये दो और नाम हैं। इसको मार्ले मिंटो सुधार 1909 के नाम से भी जाना जाता है और मॉन्टेग्यू चिम्सफोर्ड सुधार 1919 के नाम से भी जाना जाता है। तो चलिए धीरे धीरे एक एक करके इन सब के बारे में जानते हैं। पहला आपके सामने रेगुलेटिंग एक्ट है, रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। तो इसमें क्या कहा गया? The first time the British Parliament resorted to regulating the affairs of the East India Company। तो क्या कहा गया इसमें? पहली बार ब्रिटिश संसद ने ईस्ट इंडिया कंपनी के मामलों को विनियमित करने का सहारा लिया। जो ब्रिटिश संसद था उसने पहली बार ईस्ट इंडिया कंपनी के मामलों को दोबारा से स्थापित किया। ठीक है, अगला इसमें बोला है द गवर्नर ऑफ बंगाल वाज मेड द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। तो इसमें क्या कहा गया? जो बंगाल के गवर्नर थे, अब इस एक्ट के तहत उनको वहाँ का गवर्नर जनरल बना दिया।
और वो कौन थे? वो थे वॉरेन हेस्टिंग, जिनको गवर्नर जनरल बना दिया गया था। अगली लाइन कह रही है एन एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ द गवर्नर जनरल वॉज क्रिएटेड विद 4 मेंबर्स। तो क्या किया गया? अब गवर्नर से गवर्नर जनरल बना दिया। जब गवर्नर जनरल बना दिया तो उनके साथ 4 लोगों को और रखा गया, जिसको परिषद बोला गया। 4 मेंबर की परिषद बोला गया जो गवर्नर जनरल के साथ रहेंगे, उनका काम कराएंगे। ठीक है, इसमें सुप्रीम कोर्ट भी आया था। इस एक्ट के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट भी आया था, जिसमें क्या था? एक मेन जज होता था और उसके साथ 3 अदर जज होते थे। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का भी इस एक्ट के अंतर्गत मामला आया था। अगला एक्ट है हमारा पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784। इसे पढ़ने से पहले हमारा एक और एक्ट आया था, थोड़ा सा बता देते हैं। एक एक्ट आया था हमारा 1781। एक एक्ट आया था हमारा 1781। इसको ये एक्ट नहीं था, इसे एक्ट ऑफ सेटलमेंट भी बोलते हैं। जो हमारे 1773 में जो चीज़ें कमी रह गई थी उसको सही करने के लिए ये हमारा एक संशोधित अधिनियम आया था, एक्ट ऑफ 1781। ठीक है, इसे एक्ट ऑफ सेटलमेंट के नाम से भी जाना जाता है। फिर इसके बाद आया हमारा पिट्स इंडिया एक्ट 1784। तो इसमें क्या किया गया? कॉमर्शियल एंड पॉलिटिकल फंक्शन ऑफ द कंपनी सेपरेटेड। तो जो कंपनी के व्यवसायिक काम थे और जो राजनीतिक काम थे उनको अलग अलग कर दिया गया, क्योंकि कंपनी क्या कर रही थी? काम भी कर रही थी और राजनीति भी कर रही थी। तो ऐसा नहीं संभव हो सका। उसके जो काम थे व्यवसायिक उनको एक तरफ कर दिया और जो उनके राजनीतिक काम थे उसको एक तरफ कर दिया। अगला है द कंपनी टेरिटरीज इन इंडिया वर कॉल्ड ब्रिटिश पोजीशंस इन इंडिया। गवर्नर्स काउंसिल वर सेट अप इन मद्रास एंड बॉम्बे एज वेल। तो इसमें क्या कहा गया? भारत में कंपनी क्षेत्र को भारत में ब्रिटिश अधिकार कहा जाने लगा। पहले क्या बोला जाता था? कंपनी क्षेत्र। अब क्या बोला जाएगा? सीधे सीधे ब्रिटिश अधिकार बोला जाएगा। ब्रिटिश अधिकार बोला जाएगा, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी कहाँ से आई है? ब्रिटिश से। और ब्रिटिश को भी वहाँ की जो रानी है उसको भी कुछ फ़ायदा होना चाहिए, तो उसने बोला कि मेरा नाम रखा जाएगा ब्रिटिश के नाम से रखा जाएगा, ना कि कंपनी क्षेत्र बोला जाएगा। आगे बोला गया मद्रास और बम्बई में भी गवर्नर काउंसिल की स्थापना की गई। अब मद्रास और बम्बई में भी गवर्नर काउंसिल की स्थापना कर दी थी इस एक्ट के अंतर्गत। अगला एक्ट आपके सामने है चार्टर एक्ट ऑफ 1830। चार्टर एक्ट ऑफ 1830। तो इस एक्ट के अंतर्गत जो हमारे गवर्नर जनरल थे वो थे लॉर्ड हेस्टिंग। कौन थे? लॉर्ड हेस्टिंग यहाँ के गवर्नर जनरल बने। ठीक है, आगे क्या दे रखा है इसमें? दिस एक्ट एंडेड द ईस्ट इंडिया कंपनी मोनोपोली ओवर ट्रेड विद इंडिया एक्सेप्ट इन टी एंड ऑप्टियम। ट्रेड विद इंडिया वॉज ओपन टू ऑल ब्रिटिश सब्जेक्ट्स। तो क्या कहा गया जब ये एक्ट आया? ये एक्ट क्यों आया? ब्रिटिश में जो और व्यापारिक कंपनियां थीं वो बोल रही थी कि ईस्ट इंडिया कंपनी को ही क्यों अधिकार है कि वो इंडिया में अपना प्रोडक्शन कर रही है, हम भी अपना व्यापार कर सकते हैं और हम ईस्ट इंडिया कंपनी से कम दामों में चीज़ों को देंगे। तो इस बारे में वहाँ की ब्रिटिश संसद ने फैसला सुनाया कि ईस्ट इंडिया कंपनी के अलावा भी दूसरी कंपनियां भारत के साथ व्यापार कर सकती हैं, लेकिन चाय के मामलों में और चीन के साथ खाली ईस्ट इंडिया कंपनी ही काम करेगी। इस एक्ट ने क्या करा कि ईस्ट इंडिया कंपनी की जो मोनोपोली थी उसको ख़त्म कर दिया। अगला एक्ट आपके सामने है गवर्नर जनरल
अगला एक्ट है आपका चार्टर एक्ट ऑफ 1833। तो इसमें क्या हुआ, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल वाज डिसाइनेड द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। तो इसमें क्या कहा गया, अब जो बंगाल के गवर्नर जनरल थे उनको भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। तो वो कौन बने, वो बने लॉर्ड विलियम बेंटिक। कौन बने भारत के गवर्नर जनरल, लॉर्ड विलियम बेंटिक, ठीक है। इसमें क्या कहा गया, द लेजिस्लेटिव पावर ऑफ द बॉम्बे एंड मद्रास प्रेसिडेंसी वर रिमूव्ड। बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी की विधायी शक्ति को हटा दिया गया। बॉम्बे और मद्रास की जो विधायी शक्ति थी उसको इस एक्ट के अंतर्गत हटा दिया गया था। अगला एक्ट आपके सामने है चार्टर एक्ट 1853। इसमें क्या कहा गया, द लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द गवर्नर जनरल काउंसिल वर सेपरेटेड। गवर्नर जनरल की परिषद की विधायी और कार्यकारी शक्ति को अलग अलग कर दिया गया। अब जो गवर्नर जनरल की परिषद की और विधायी शक्ति थी उसको अलग अलग कर दिया गया था। ये हमारे धीरे धीरे सुधार हो रहे थे, जैसे जैसे एक्ट और आते जा रहे थे वो और सुधार के साथ हमारे सामने पेश किए जा रहे थे। अगला इसमें आया, अ सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल वाज क्रिएटेड ऑफ 6 मेंबर आउट ऑफ विच 4 वर अपॉइंटेड बाय द प्रोविजनल गवर्नमेंट ऑफ मद्रास, बॉम्बे, आगरा एंड बंगाल। तो इसमें क्या कहा गया, 6 सदस्यों की एक केंद्रीय विधायी परिषद बनाई गई, उसमें से 4 की नियुक्ति मद्रास, बॉम्बे, आगरा और बंगाल की अस्थायी सरकार द्वारा की जाएगी। तो इसमें क्या बोला गया, पहले परिषद 4 लोगों की बोली गई, अब कह दिया कि 6 लोगों की परिषद होगी जिसमें से 4 लोग हमारे कहाँ से लिए जाएंगे, मद्रास से लिए जाएंगे, बॉम्बे से लिए जाएंगे, आगरा से लिए जाएंगे और बंगाल से लिए जाएंगे। मद्रास से, बॉम्बे से, आगरा से, बंगाल से 4 लोग यहाँ से लिए जाएंगे और बाकी 2 कहीं और से, ठीक है। अब परिषद कितने लोगों की हो गई, 6 लोगों की। अगला एक्ट है हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। इस एक्ट के अंतर्गत जो गवर्नर जनरल थे वो कौन थे, लॉर्ड कैनिंग। अब जो ये एक्ट आया तो गवर्नर जनरल को वायसराय बोला जाने लगा। गवर्नर जनरल ना बोल के उन्हें क्या बोला जाने लगा, वायसराय। तो पहले वायसराय कौन बने, लॉर्ड कैनिंग हमारे पहले वायसराय बने थे, ठीक है। दूसरा इसमें क्या बोला जाने लगा, आफ्टर द 1857 रिवॉल्ट द रूल ऑफ द कंपनी वॉज एंडेड एंड द ब्रिटिश पोजेशंस इन इंडिया केम डायरेक्टली अंडर द ब्रिटिश क्राउन। तो क्या बोला जाने लगा, ये जो रिवॉल्ट है 1857 इसने ईस्ट इंडिया कंपनी की जड़ों को हिला दिया था, पूरी जड़ों को हिला के रख दिया था। उसके बाद क्या हुआ, जो कंपनी का शासन था वो ख़त्म हो गया और सीधे सीधे ब्रिटिश शासन शुरू हुआ। क्राउन जो है वही फैसला लेगा, ना कि अब ईस्ट इंडिया कंपनी कोई बात बता सकती है, ठीक है। उसका जो क्या था, एक मिनट, अगला क्या था, द ऑफिसर ऑफ द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया वॉज क्रिएटेड, ही वॉज असाइंड बाय अ 15 मेंबर काउंसिल ऑफ इंडिया। भारत के राज्य सचिव का कार्यालय बनाया गया था, उन्हें 15 सदस्य भारतीय परिषद द्वारा सहायता प्रदान की गई। तो अब क्या किया गया इसमें कि भारत के राज्य सचिव का कार्यालय बनाया गया था और उन्हें 15 लोग दिए गए थे जो उनकी सहायता करेंगे, ठीक है। अगला एक्ट आपके सामने है इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। तो इसमें क्या कहा गया, इसमें क्या सुधार हुए
Indians were given representation in the victory councils. 3 Indian entered the legislative council. तो इसमें क्या बोला गया, वायसराय की परिषद में भारतीयों को प्रतिनिधित्व दिया गया। जो वायसराय की जो एक टीम बोल सकते हैं, उसमें अब क्या किया गया, भारतीयों को भी प्रवेश करा दिया गया। ऐसा उन्होंने क्यों किया, क्योंकि जब रिवॉल्ट हुआ तो वो देख रहे थे हमारे खिलाफ क्रांति हो रही है, ये ऐसे अगर चलता रहा तो हमें इंडियन जल्दी ही अपने देश से भगा देंगे। तो उन्होंने क्या सोचा, अगर हम क्यों ना ऐसा करें कि भारतीयों के साथ ही व्यापार करें, तो उन्हें ऐसा लगेगा कि ये तो हमारे साथ ही व्यापार कर रहे हैं और ये हमारे लिए अच्छा कर रहे हैं, तो वो हमारे खिलाफ रिवॉल्ट नहीं करेंगे। तो उन्होंने क्या करा कि अब 3 भारतीय वायसराय की परिषद में काम करेंगे, ऐसा बोल दिया। दूसरा बोला पोर्टफोलियो सिस्टम वाज रिकॉर्गनाइज्ड। और क्या हुआ, पोर्टफोलियो सिस्टम, पोर्टफोलियो जो प्रणाली थी इस एक्ट के अंतर्गत आई। और ये किसने दी थी, ये दी थी लॉर्ड कैनिंग ने, पोर्टफोलियो प्रणाली। ठीक है, अगला एक्ट आपके सामने है इंडियन काउंसिल एक्ट 1892। इनडायरेक्ट इलेक्शन वर इंट्रोड्यूस्ड। अप्रत्यक्ष चुनाव पेश किए गए। इस एक्ट के अंतर्गत क्या हुआ, अप्रत्यक्ष चुनावों को पेश किया गया था। ठीक है, अगला है लेजिस्लेटिव काउंसिल एक्सपेंड गे। तो क्या बोला इन्होंने, विधान परिषद का विस्तार हुआ। जो विधान परिषद थी वो बढ़ी, वो एक्सपेंड हुई। ठीक है, और क्या बोला, विधान परिषद को अधिक कार्य दिए, जैसे बजट की चर्चा और कार्यपालिका से प्रश्न करना। अब जो विधान परिषद थी उसे और काम मिलने लगे, वो बजट पे चर्चा कर सकती थी और जो कार्यपालिका थी उससे पूछ सकती थी कि आप क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, उसको ये अधिकार मिल गया। ठीक है, अगला एक्ट आपके सामने है इंडियन काउंसिल एक्ट 1909। इनडायरेक्ट इलेक्शन टू द लेजिस्लेटिव काउंसिल वर इंट्रोड्यूस फॉर द फर्स्ट टाइम। विधान परिषद के लिए प्रत्यक्ष चुनाव पहली बार शुरू किए गए थे। अब इसमें क्या सुधार आया, जो विधान परिषद थी उसके लिए अप्रत्यक्ष चुनाव पहली बार शुरू किए गए इस अधिनियम के अंतर्गत। और क्या बोला गया, फॉर द फर्स्ट टाइम एन इंडियन वाज मेड अ मेंबर ऑफ द विक्ट्री एग्जीक्यूटिव काउंसिल। पहली बार किसी भारतीय को वायसराय की कार्यकारी परिषद का सदस्य बनाया गया। और पहली बार किसी भारतीय को वायसराय की कार्यकारी परिषद का सदस्य बनाया गया था। और वो कौन थे जो सदस्य बने थे, जो सदस्य बने थे वो थे सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा जो कि कानूनी सदस्य बने थे। ठीक है, अगला एक्ट आपके सामने है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990। द मिनिस्टर्स वर नॉमिनेटेड फ्रॉम द अमॉन्ग इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल एंड वर रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर। तो इसमें क्या बोला गया, मंत्रियों को विधान परिषद के निर्वाचित सदस्यों में से मनोनीत किया जाता था और वे विधायिका के प्रति उत्तरदायी होते थे। तो क्या किया जाने लगा, मंत्रियों को विधान परिषद के निर्वाचित सदस्यों में से ही मनोनीत किया जाने लगा। अब जो मंत्री होंगे वो कहाँ से मनोनीत किए जाएंगे, निर्वाचित किए जाएंगे, जो सदस्य होंगे कहाँ के, विधान परिषद के। ठीक है, अगला इसमें बोला ए बाइकैम्ब्रियल लेजिस्लेचर वाज इंट्रोड्यूस फॉर द फर्स्ट टाइम एट सेंटर। केंद्र में पहली बार द्विसदनीय विधायिका पेश की गई। अब केंद्र में पहली बार द्विसदनीय विधायिका पेश की गई थी। ठीक है, अगला एक्ट आपके सामने है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। An all-Indian federation was proposed which would consist of British India and the princely state. This never materialized through. तो ये क्या कह रहा है, ये बोल रहा है एक अखिल भारत की प्रस्तावना रखी गई, जिसमें क्या बोला गया कि ब्रिटिश भारत
और जो हमारे रियासतें होंगी, हमारे देश में उस समय रियासतें थीं, जो रियासतें होंगी वो एक साथ होंगी, लेकिन ऐसा कभी पॉसिबल नहीं हो पाया था। दूसरा क्या बोला है इन्होंने, सब्जेक्ट आर डिवाइड बिटवीन द सेंटर एंड द प्रोविंसेस, सेंट्रल वाज इन charge of the federal list, provinces in charge of provincial list, and there was a concurrent list which both can catered to। तो क्या बोला है, एक इन्होंने रखा सेंटर, एक इन्होंने रखा स्टेट। अब जो सेंटर है वो किस, उसके लिए इन्होंने बनाई प्रोविंशियल लिस्ट, ठीक है, और इसके लिए क्या बनाई, स्टेट लिस्ट। क्या बनाई, स्टेट लिस्ट। अब इन दोनों के लिए एक कॉमन बनाई गई कॉन्करेंट लिस्ट। कॉन्करेंट लिस्ट इनके लिए कॉमन बनाई, जिसे दोनों ही ये पूरा करते थे। सेंटर के लिए प्रोविंशियल लिस्ट, स्टेट के लिए स्टेट लिस्ट, और कॉन्करेंट लिस्ट दोनों के लिए। अगला है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1947। इंडिपेंडेंस एक्ट 1947, इंडिया वाज डिक्लेयर्ड इंडिपेंडेंट एंड सोवरेन, ठीक है। अब क्या हुआ था, भारत हमारा आज़ाद हो गया। भारत ने घोषित कर दिया कि हम आज़ाद हो चुके हैं, हम स्वतंत्र हैं और हम संप्रभु हैं, ठीक है। उसके बाद द विक्ट्री एंड द गवर्नर्स वर मेड कॉन्स्टिट्यूशनल हेड्स, वायसराय और राज्यपालों को संवैधानिक प्रमुख बनाया गया। अब जो वायसराय थे उनको संवैधानिक प्रमुख बना दिया गया था। वायसराय और राज्यपालों को, किस किस को, वायसराय और राज्यपालों को संवैधानिक प्रमुख बना दिया गया था। हमारा देश आज़ाद हो चुका था। जब हमारा देश आज़ाद हो गया तो उसको ज़रूरत पड़ी खुद का एक संविधान होने की, जिसे वो अपने तरीके से बनाए और अपने रूल्स खुद फॉलो करे, ना कि कोई और आके उस पर राज कर सके। तो हमारे देश ने खुद का संविधान बनाया। छब्बीस नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया, ठीक है। और 26 जनवरी 1950 में इसे लागू कर दिया गया कि अब इसे सब फॉलो करेंगे। इतने में बन गया था और इतने में कह दिया कि अब इसे सब फॉलो करेंगे। अब ये लागू हो चुका था 26 नवंबर 1950 में, ठीक है। अब हम पढ़ रहे हैं गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। कहाँ के गवर्नर जनरल पढ़ रहे हैं हम पहले? बंगाल के गवर्नर जनरल हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। कौन थे? वो थे वॉरेन हेस्टिंग। कौन थे? वॉरेन हेस्टिंग बंगाल के गवर्नर जनरल थे। कब से कब तक? 1772 से लेकर 1785 तक वॉरेन हेस्टिंग बंगाल के गवर्नर जनरल रहे। अब देखते हैं जब ये रहे तो उस समय क्या क्या नीतियाँ आई, क्या क्या चेंजेस हुए, क्या क्या चीज़ें हुई। तो देखते हैं फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। पहली बार बंगाल में गवर्नर जनरल बनाए गए थे इस टाइम, जो कि आपको पता है वॉरेन हेस्टिंग थे। दूसरा, एंड टू द ड्यूअल सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब प्रशासन की दोहरी व्यवस्था का अंत किया गया था। इस समय क्या किया गया था? जो प्रशासन की दोहरी व्यवस्था थी उसका अंत किया गया था इस समय में। अगला है हमारा रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। इस दौरान हमारा अधिनियम भी आया था रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 के नाम से, जो कि मैंने पिछली वीडियो में डिस्कस किया है। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। अगला है सुप्रीम कोर्ट एट कलकत्ता। तो इसी समय में बंगाल में सुप्रीम कोर्ट की भी स्थापना की गई थी। अगला क्या है? एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। बंगाल की एशियाटिक
सोसाइटी भी बनाई गई थी। ठीक है, अगला है हमारा फर्स्ट एंग्लो मराठा वार एंड ट्रीटी ऑफ सलबई, प्रथम आंग्ला मराठा युद्ध और सलबाई की संधि। अगला है फर्स्ट इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ भगवद गीता। तो इसमें क्या हुआ था, पहली बार भगवद गीता को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया था। अगला है पिट्स इंडिया एक्ट 1784। इसी दौरान हमारा एक और एक्ट आया जिसका नाम दिया गया पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784। अगले हैं हमारे लॉर्ड कार्निवल्स। ठीक है, ये कब से कब तक रहे थे, ये रहे थे 1786 से लेके 1793 तक। कब से कब तक रहे थे, 1786 से लेके 1793 तक इनका कार्यकाल रहा था। देखते हैं इनके जब तक ये रहे थे तो क्या क्या चीज़ें बदली थी और क्या क्या चीज़ें नहीं आई थी। तो क्या हुआ था, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एपेलेट कोर्ट्स एंड लोअर ग्रेड कोर्ट, मतलब अपीलीय न्यायालय और निचली श्रेणी के न्यायालय की स्थापना की गई थी इस समय में। दूसरा था एस्टेब्लिशमेंट ऑफ संस्कृत कॉलेज, भारत में संस्कृत कॉलेज की स्थापना की गई थी। इंट्रोडक्शन ऑफ परमानेंट सेटलमेंट एंड सिविल सर्विसेज, तो क्या हुआ था, स्थायी बंदोबस्त और सिविल सेवाओं का परिचय, स्थायी बंदोबस्त और सिविल सेवाओं का परिचय दिया गया था। और अगला है हमारा थर्ड एंग्लो मैसूर वार एंड ट्रीटी ऑफ सेरिंगापट्टम। ठीक है, अगले हैं हमारे सर जॉन शोर। इनका कार्यकाल कब से कब तक रहा था, ये सारे कहाँ के गवर्नर जनरल हैं, बंगाल के। अभी तक हम बात कर रहे हैं बंगाल के गवर्नर जनरल की। ठीक है, इनका कार्यकाल रहा था 1793 से लेके 1798। तो इन्होंने, इनके समय में क्या क्या हुआ, इनके समय में एक एक्ट आया जिसको बोला गया चार्टर एक्ट ऑफ 1793, पॉलिसी ऑफ नॉट इंटरवेंशन, और दूसरा था बैटल ऑफ कार्दा। तो गैर हस्तक्षेप की नीति आई थी इनके कार्यकाल में, और खरदा में लड़ाई भी हुई थी इनके कार्यकाल में। अगले हैं हमारे लॉर्ड वेलेस्ली। ठीक है, तो इनका कार्यकाल कब से कब तक का है, इनका कार्यकाल है 1798 से 1805। इनका कार्यकाल कब तक है, 1798 से 1805 तक। तो इनके समय में क्या क्या हुआ था, इंट्रोडक्शन ऑफ सब्सिडरी अलायंस सिस्टम, मतलब सहायक गठबंधन प्रणाली का परिचय। इनके समय में सहायक प्रणाली का परिचय हुआ था। ठीक है, अगला है फोर्थ एंग्लो मैसूर वार एंड द ट्रीटी ऑफ बसाइन बेसिन। ठीक है, इनके समय में क्या हुआ था, चौथा एंग्लो मैसूर युद्ध हुआ था और बेसिन की संधि हुई थी। ठीक है, अगला है सेकंड एंग्लो मराठा वार। इसी समय में सेकंड एंग्लो मराठा वार भी हुआ था। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ मद्रास प्रेसिडेंसी, मद्रास प्रेसिडेंसी का एस्टेब्लिशमेंट भी हुआ था। एस्टेब्लिशमेंट फॉर विलियम कॉलेज एट कलकत्ता, विलियम कॉलेज भी कलकत्ता में एस्टेब्लिश हुआ था इनके टाइम पर। अगले हैं हमारे सर जॉर्ज बारलो। कौन है, सर जॉर्ज बारलो है हमारे अगले। इनका कार्यकाल कब से कब तक रहा, ये कब से कब तक बंगाल के गवर्नर जनरल रहे, तो ये रहे 1805 से लेके 1807, 1805 से लेके 1807। देखते हैं आगे। द एक्टिंग गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया अंटिल द अराइवल ऑफ लॉर्ड मिंटन। लॉर्ड मिंटन के आगमन तक भारत के कार्यवाहक गवर्नर जनरल
तो जब तक लॉर्ड मिंटन नहीं आ गए तो ये कौन रहे, भारत के गवर्नर जनरल बनकर रहे जब तक। Diminished the area of British territory because of his passion for economy and the retirement। ठीक है, अर्थव्यवस्था और छटनी के अपने जुनून के कारण ब्रिटिश क्षेत्र के क्षेत्रों को कम कर दिया गया। अगला है द म्यूनिटरी ऑफ वेलोरी लुक प्लेस इन 1805। 1805 में वेलोरी का विरोध हुआ। 1805 में वेलोरी का विरोध भी हुआ था। अगले हैं हमारे लॉर्ड मिंटो। और ये फर्स्ट हैं, लॉर्ड मिंटो फर्स्ट। ठीक है, इनका कार्यकाल कब से कब तक रहा था, 1807 से 1813 तक। 1807 से 1813 तक इनका कार्यकाल रहा था। इनके कार्यकाल में क्या क्या हुआ था, कंक्लूडेड द ट्रीटी ऑफ अमृतसर विद महाराजा रंजीत सिंह इन 1809। तो मतलब क्या है, 1809 में महाराजा रणजीत सिंह के साथ अमृतसर की संधि संपन्न की। ठीक है, अगला है इंट्रोड्यूस द चार्टर एक्ट ऑफ 1830। 1830 का चार्टर अधिनियम पेश किया गया। इनके ही समय में चार्टर एक्ट भी आया था 1813 का। अगले हैं हमारे लॉर्ड हेस्टिंग। इनका कार्यकाल रहा था 1813 से 1823। 1813 से 1823 तक इनका कार्यकाल रहा था। अब देखते हैं इन्होंने क्या क्या काम किए, इनके समय में क्या क्या और काम हुए। तो हमारा है द पॉलिसी ऑफ नॉन इंटरवेंशन कम टू एन एंड, मतलब हस्तक्षेप की नीति समाप्त हो गई। इनके समय में हस्तक्षेप की नीति समाप्त हो गई थी। ठीक है, अगला देखते हैं हम थर्ड एंग्लो मराठा वार। अब इनके समय में थर्ड एंग्लो मराठा वार भी शुरू हो गया। अगला है हमारा अबॉलिशन ऑफ पेशावर, पेशवाशिप का उन्मूलन। अगला है हमारा स्टेब्लिशमेंट ऑफ द रैयतवारी सिस्टम इन मद्रास। तो मद्रास में रैयतवारी सिस्टम की व्यवस्था की गई। रैयतवारी सिस्टम की व्यवस्था की गई किसके द्वारा, थॉमस मुनरो के द्वारा। अगला है मलवारी सिस्टम इन नॉर्थ वेस्ट प्रोविंसेस एंड बॉम्बे। जो मलवारी सिस्टम था उत्तर पश्चिमी प्रांतों और बम्बई में मलवारी सिस्टम की व्यवस्था की गई। कहाँ पर, नॉर्थ वेस्ट में मलवारी सिस्टम की व्यवस्था की गई थी इस समय में, 1813 से लेके 1823 के बीच में। अगले हैं हमारे लॉर्ड एमहर्स्ट। कौन है, लॉर्ड एमहर्स्ट। तो इनका समय क्या था, इनका कार्यकाल रहा 1823 से 1828 तक के बीच में। द एनेक्सेशंस ऑफ आसाम लीडिंग टू द फर्स्ट बर्मिश वार ऑफ 1824। कहने का मतलब है 1824 के प्रथम बर्मी युद्ध के लिए अग्रणी आसाम का विलय। अगला है द म्यूनिटी ऑफ बैरकपुर इन 1824। 1824 में बैरकपुर का विरोध। 1824 में क्या हुआ, बैरकपुर का विरोध हुआ। अब आते हैं हमारे भारत के गवर्नर जनरल। कहाँ के, भारत के। इससे पहले हम कहाँ के गवर्नर जनरल पढ़ रहे थे, बंगाल के। कहाँ के, बंगाल के। अब कहाँ के पढ़ेंगे, अब हम पढ़ेंगे भारत के गवर्नर जनरल। तो पहले गवर्नर जनरल भारत के बने लॉर्ड विलियम बेंटिक। कौन बने, लॉर्ड विलियम बेंटिक। और इनका समय था 1828 से लेके 1835।
1828 से लेके 1835 तक ये भारत के गवर्नर जनरल रहे थे। तो देखते हैं फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। तो ये फर्स्ट गवर्नर जनरल बने हमारे भारत के। चार्टर एक्ट ऑफ 1833 मेड गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल एज गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। जो चार्टर एक्ट था 1833, उसने क्या करा, जो गवर्नर जनरल होते थे बंगाल के, अब उनको गवर्नर जनरल कहाँ का बना दिया, भारत का। ये कौन सा एक्ट आया, ये आया चार्टर एक्ट 1833 के तहत। ऐसा होने लगा कि बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बनाया जाने लगा। अगला है एबोलिशन ऑफ सती, मतलब सती का उन्मूलन। अगला है सुप्रीसन ऑफ थगी, इन्फेक्शनेट एंड चाइल्ड सैक्रिफाइसेस, मतलब ठगी का दमन, शिशु हत्या और बाल विवाह, ये सारी चीज़ों पर रोक लगाई गई। इंग्लिश एजुकेशन एक्ट ऑफ 1835, इनके टाइम में इंग्लिश एजुकेशन एक्ट भी आया 1835। मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल कोलकाता, मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल भी बनाए गए कोलकाता में, ठीक है। अगले हैं हमारे लॉर्ड चार्ल्स मेटकाफ, ठीक है। कौन से हैं, लॉर्ड चार्ल्स मेटकाफ। इनका समय रहा था 1835 से 1836, 1835 से 1836 का इनका समय रहा था, बहुत कम समय है। तो इनके समय में क्या हुआ था, लिबरेटर ऑफ द इंडियन प्रेस, भारतीय प्रेस की मुक्तिदाता। अगला है डिटेक्स्ट ऑल रेस्टोरेंट्स ऑन एन ओपन प्रेस, मतलब एक खुले प्रेस पर सभी प्रतिबंधों को अलग कर दिया गया। क्या किया गया, एक खुले प्रेस पर सभी प्रतिबंधियों को अलग अलग कर दिया गया। अगले हमारे लॉर्ड ऑकलैंड। कौन है, लॉर्ड ऑकलैंड। इनका समय रहा था 1836 से 1842, 1836 से 1842 तक का इनका समय रहा था। और इनके कार्य क्या थे, जो इनके इस समय में कुछ कार्य हुए थे वो हैं डेडिकेटेड हिमसेल्फ टू द इम्प्रूवमेंट ऑफ नेटिव स्कूल एंड द एक्सप्लेनेशंस ऑफ द कॉमर्शियल इंडस्ट्री ऑफ इंडिया। तो क्या हुआ इसमें, देसी स्कूलों के सुधार और भारत के वाणिज्य उद्योग में विस्तार के लिए खुद को समर्पित कर दिया। तो जो स्कूल होते थे भारत के, जो देसी स्कूल होते थे, उनके सुधार के लिए और जो वाणिज्य काम होता था उसके सुधार के लिए इन्होंने अपने आप को समर्पित कर दिया था। मतलब ये अच्छा सुधार करवा रहे थे इन सब चीज़ों में, ठीक है। द फर्स्ट एंग्लो अफगान वार, इसी समय में प्रथम अंग्ला अफगान युद्ध भी हुआ था। अगले हमारे लॉर्ड एलनबरो। अगले हमारे लॉर्ड एलनबरो, ये रहे थे हमारे 1842 से 1844 तक। ये हमारे रहे थे 1842 से 42 तक। तो क्या हुआ, सिंध वाज एनेक्टेड, मतलब सिंध पर कब्जा कर लिया गया। इनके समय में क्या हुआ, सिंध पर कब्जा कर लिया गया था। अगले हमारे लॉर्ड हार्डिंग। कौन है, लॉर्ड हार्डिंग। और फर्स्ट लॉर्ड हार्डिंग फर्स्ट, इनका समय रहा था 1844 से 1842, समय रहा था 1844 से 42। आप चाहें तो नोट कर सकते हैं, ये सब स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं। तो क्या क्या हुआ था, फर्स्ट एंग्लो सिख वार, मतलब प्रथम आंग्ला सिख युद्ध हुआ था 1845 से 46 के बीच में। अगले हमारे लॉर्ड डलहौजी। कौन है, अगले हमारे लॉर्ड डलहौजी। तो
एक मिनट। तो कुछ काम देख लेते हैं इनके। इंट्रोडक्शन डॉक्ट्राइन ऑफ लेब्स, मतलब डॉक्ट्राइन ऑफ लेब्स पेश किया गया इनके समय में। डॉक्ट्राइन ऑफ गुड, अच्छाई के सिद्धांत। चार्ल्स वुड डिस्पैच, मतलब चार्ल्स वुड डिस्पैच। पोस्ट ऑफिस एक्ट, इनके समय में पोस्ट ऑफिस एक्ट भी आया। इंट्रोडक्शन ऑफ डॉक्ट्राइन लेब्स, डॉक्ट्राइन ऑफ गुड्स, चार्ल्स वुड डिस्पैच, पोस्ट ऑफिस एक्ट 1854, फर्स्ट इंडियन रेलवे लाइन कनेक्टेड बॉम्बे टू ठाणे, मतलब बॉम्बे से लेके ठाणे तक की पहली रेलवे लाइन इनके समय ही में बनी। इस्टेब्लिश इंजीनियर कॉलेज इन रुड़की, रुड़की में पहला इंजीनियर कॉलेज इनके समय में ही बना। अगला है सेकंड एंग्लो सिख वॉर, सिख का सेकंड एंग्लो वार इनके समय में हुआ। फर्स्ट टेलीग्राम लाइन, टेलीग्राफ की पहली लाइन इनके समय में रखी गई थी। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, मतलब लोक निर्माण विभाग की स्थापना भी की गई थी। एबॉलिशन ऑफ टाइटल एंड पेंशन, मतलब उद्योगों और पेंशनों का उन्मूलन हुआ। स्टार्टेड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन फॉर इंडियन सिविल सर्विस, इनके समय में ही भारतीय सिविल सेवा के लिए प्रतियोगिता शुरू की गई थी। विडो रीमैरिज एक्ट, मतलब विधवाओं को दोबारा से विवाह करने की अनुमति है, ये इनके कार्यकाल के बीच में ही ये सारे एक्ट आए थे। अगले हमारे लॉर्ड कैनिन, अगले हमारे कौन हैं? लॉर्ड कैनिन। इनका कार्यकाल रहा था 1856 से 1857 के बीच में। ये भारत के प्रथम वायसराय भी रहे थे। 3 यूनिवर्सिटीज़ एट कलकत्ता, इनके समय में 3 यूनिवर्सिटियां बनी, कलकत्ता में, मद्रास में और बॉम्बे में। कब? 1857 में, ठीक है। रिवॉल्ट ऑफ 1857 टुक प्लेस, इसी समय में रिवॉल्ट 1857 का रिवॉल्ट भी हुआ था। अब ये एक नोट करने वाली बात है कि पोस्ट 1857 रिवॉल्ट, 1857 के रिवॉल्ट के बाद गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वाज मेड विक्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया एंड कैनिन। तो क्या किया गया, जब 1857 का वार हो गया तो इसके बाद गवर्नर जनरल को वायसराय बना दिया गया भारत का। तो पहले वायसराय कौन बने? लॉर्ड कैनिन पहले वायसराय बने। आप इंग्लिश में भी देख सकते हैं, आप हिंदी में भी देख सकते हैं, जिसमें आप चाहते हैं उसमें आप पढ़ सकते हैं। पहले वायसराय आते हैं लॉर्ड कैनिन, ये भारत के फर्स्ट वायसराय थे। पहले वायसराय कौन थे भारत के, अगर पूछ ले तो वो थे लॉर्ड कैनिन। इनका समय कब से कब तक रहा था? इनका समय रहा था 1858 से 1862 तक। 1858 से 1862 तक इनका समय रहा था। इनके समय में क्या हुआ? अबॉलिश्ड डॉक्ट्राइन ऑफ लेब्स, मतलब चूक के सिद्धांत को समाप्त कर दिया। अगले हमारे आते हैं, अगले जो वायसराय हैं वो कौन है? लॉर्ड एल्गिन। कौन है? लॉर्ड एल्गिन हमारे अगले वायसराय हैं। इनका समय था 1862 से 1863, 1862 से 63 तक इनका समय रहा। वहाबी मूवमेंट, इनके समय में क्या हुआ? वहाबी मूवमेंट आया, वहाबी आंदोलन आया था। अगले हमारे आते हैं लॉर्ड लॉरेंस। कौन है अगले? लॉर्ड लॉरेंस। इनका समय रहा था 1864 से
1864 से 1869 तक इनका समय रहा था। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ हाई कोर्ट इन कलकत्ता मद्रास ड्यूरिंग हिज रीजन, मतलब इनके समय में हाई कोर्ट की स्थापना की गई कलकत्ता और मद्रास में। एंग्लो भूटानीज वार हुआ। अगले हमारे आते हैं लॉर्ड मायो अगले आते हैं हमारे। इनका समय था 1869 से 72, 1869 से 1872 इनका समय रहा। फाइनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट इंट्रोड्यूस फॉर द फर्स्ट टाइम, मतलब पहली बार सेंटर और स्टेट के बीच फाइनेंस का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, मतलब वित्त का पहली बार डिस्ट्रीब्यूशन हुआ था। अगला है हमारा फर्स्ट सेंसस इन 1872, मतलब पहली बार 1872 में जनगणना की गई थी। अगली लाइन हमारी मेयो कॉलेज फॉर द रॉयल एलिट वाज सेट अप, मतलब जो शाही अभिजात वर्ग के बच्चे थे, शाही अभिजात वर्ग के जो बच्चे थे उनके लिए मेयो कॉलेज खोला गया था। अगला हमारा लॉर्ड मेयो वाज द ओनली गवर्नर जनरल हु वाज किल्ड इन इंडिया, ही वाज किल्ड बाय शेर अली अफरेड इन पोर्ट बल्हाद, मतलब ये पहले गवर्नर जनरल थे जिनको भारत में मार दिया गया था। और किसने मारा था? वो मारा था शेर अली अफरेद ने। कहाँ पर? पोर्ट ब्लेयर में। अगला स्टेब्लिशमेंट ऑफ स्टैटिकल सर्जरी ऑफ इंडिया, भारतीय सांख्यिकी सर्वेक्षण की स्थापना की गई। भारतीय सांख्यिकी सर्वेक्षण की स्थापना की गई थी। अगले हमारे सामने आते हैं लॉर्ड नॉर्थब्रुक। आपके सामने अगले वाइसराय हैं लॉर्ड नॉर्थब्रुक। तो इनका समय कब से कब तक रहा था? 1872 से 1876। 1872 से 76 तक इनका समय रहा था। क्या हुआ था इनके समय में? सिविल चाइल्ड मैरिज एंड आर्य समाज मैरिज इंट्रोड्यूस, पहली बार जो नागरिक विवाह है और जो आर्य समाज का विवाह है उसको इंट्रोड्यूस किया गया था। यूनिवर्सल मैरिज एक्ट इंट्रोड्यूस इन 1872, यूनिवर्सल मैरिज एक्ट आया 1872 में। इंटरकास्ट मैरिज अलाउ, मतलब अब अलाउ कर दिया गया इनके समय में कि आप अपनी ही कास्ट में शादी कर सकते हैं। कूका मूवमेंट इन पंजाब, इसी समय पंजाब में कूका आंदोलन भी हुआ। अगले हमारे आते हैं लॉर्ड लेटन। लॉर्ड लेटन हमारे अगले आते हैं। इनका समय रहा था 1876 से 1880। 1876 से 1880 इनका समय रहा था। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया हमारा 1878 में। आर्म्स एक्ट आया हमारा 1878 में। नेशनलिस्ट व्यू, मतलब राष्ट्रवादी दृष्टिकोण। राष्ट्रवादी दृष्टिकोण क्या था? ड्यू टू हाई रेट ऑफ टैक्सेशन परचेजिंग पावर हैड रिड्यूस, मतलब क्या करा गया? कराधन की उच्च दर के कारण क्रय शक्ति कम हो गई। कराधन की उच्च दर के कारण क्रय शक्ति कम हो गई। गवर्नमेंट व्यू, सरकार का क्या दृष्टिकोण था? ड्रॉट इज नेचुरल फिनोमिना ड्यू टू विच पीपल बिकेम पुअर, सरकार का दृष्टिकोण था सूखा एक प्राकृतिक घटना है जिसके कारण लोग गरीब हो गए हैं। अगला था इग्नोर्ड सेवरल फैमिलीज एंड ऑर्गेनाइज्ड दूबर, प्रोक्लेम्ड क्वीन विक्टोरिया द एम्प्रेसेस ऑफ इंडिया। भयंकर अकाल की अपेक्षा की ओर दरबार का आयोजन किया गया। घोषित महारानी विक्टोरिया भारत की सामग्री। अगला हमारा एबॉलिश टैक्स ऑन कॉटन फॉर ब्रिटिश ट्रेडर्स, मतलब ब्रिटिश व्यापारी के लिए कपास पर
समाप्त कर दिया गया। मतलब क्या किया गया, ब्रिटिश व्यापारियों के लिए कपास पर कर समाप्त कर दिया गया। मैक्सिमम एज टू टेक अप सिविल सर्विसेज एग्जाम अलाउड फ्रॉम 21 to 19। मतलब क्या किया गया, पहले सिविल सेवा की जो परीक्षा थी उसे देते थे 21 साल की उम्र में, अब उसे कम कर दिया गया, अब 19 साल की उम्र में ही आप उस परीक्षा को दे सकते हैं। अगले आते हैं हमारे लॉर्ड रिपन। अगले कौन आते हैं, लॉर्ड रिपन हमारे अगले आते हैं। इनका समय रहा था 1880 से 1884 तक, 1880 से 1884 तक इनका समय रहा था। इनके समय में क्या क्या हुआ, वाज द मोस्ट लव्ड गवर्नर जनरल। ये जनता के सबसे प्रिय गवर्नर जनरल थे, ये जनता के प्रिय गवर्नर जनरल थे। रिपेल्ड द कंट्रोवर्शियल आर्म एंड वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। मतलब विवाद प्रथा शस्त्र और वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम को निरस्त कर दिया गया था इस समय में। सेट अप लोकल सेल्फ गवर्नमेंट पंचायत एंड म्युनिसिपल बोर्ड ड्यू टू विच वॉज नोन एज द फादर ऑफ द सेल्फ गवर्नमेंट। तो क्या किया गया, पंचायत और म्युनिसिपल बोर्ड जो है उनको स्टेब्लिश किया गया लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के नाम से। इसकी वजह से उन्हें क्या माना गया, फादर माना गया सेल्फ गवर्नमेंट का। किसको, लॉर्ड रिपन को फादर माना गया सेल्फ गवर्नमेंट का। अगला है 2 न्यू यूनिवर्सिटी ओपन, पंजाब यूनिवर्सिटी इन 1884, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी 1887। 2 नई यूनिवर्सिटियां खोली गई, एक खोली गई पंजाब में, एक खोली गई इलाहाबाद में। पंजाब में कब खोली गई थी, 1884 में, और इलाहाबाद में कब खोली गई, 1887 में। इलिबरेट बिल, इंडियन जज कैन नॉट ट्राई इंग्लिश जज। मतलब इलबर्ट बिल क्या था, जो भारतीय न्यायाधीश होंगे वो अंग्रेजी न्यायाधीश की कोशिश नहीं कर सकते। अगला आया अपॉइंटमेंट ऑफ हंटर कमीशन, हंटर आयोग की नियुक्ति की गई। अगले आते हैं हमारे लॉर्ड डफरिंग। लॉर्ड डफरिंग हमारे अगले आते हैं। इनका समय रहा था 1884 से 1888 तक, 1884 से 1888 तक इनका समय रहा था। इनके समय में क्या हुआ, थर्ड एंग्लो भूटानीज वार हुआ। कब से कब तक, 1885 से 1886 तक। इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज फाउंड, इंडियन नेशनल कांग्रेस फाउंड की गई, कब की गई, 1885 में, इसी समय के दौरान। अगले हमारे लॉर्ड लैंसडाउन। अगले हमारे कौन हैं, लॉर्ड लैंसडाउन। ये इनका समय था 1888 से 1894 तक, 1888 से 1894 तक इनका समय रहा। इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 इंट्रोड्यूस किया गया, जिसमें क्या बोला गया कि इनडायरेक्ट इलेक्शन वाज इंट्रोड्यूस फॉर द फर्स्ट टाइम। जो इनडायरेक्ट इलेक्शन होंगे उसको पहली बार दर्शाया गया, कब, 1892 में। अगला है फैक्ट्री एक्ट। इसी दौरान फैक्ट्री एक्ट भी आया 1891 में। फर्स्ट ब्रिटिश ऑफिसर कॉल्ड रैंड वाज किल्ड। मतलब पहले ब्रिटिश ऑफिसर, जो एक पहले ब्रिटिश ऑफिसर थे जिनका नाम रैंड था, उनको मारा गया। पहले ब्रिटिश ऑफिसर रैंड को मारा गया। पहले किसी ब्रिटिश अधिकारी की हत्या की गई थी। ही वॉज किल्ड बाय चापेकर, रामाकृष्णन एंड दामोदर ब्रदर्स। हिज वाज द फर्स्ट पॉलिटिकल मर्डर। मतलब वो किसके द्वारा मारे गए थे,
रामकृष्ण और दामोदर नाम के दो व्यक्ति थे जो भाई थे, उनके द्वारा मारे गए और ये पहली राजनीतिक हत्या थी भारत के अंदर। अगले हैं लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन अगले हैं, इनका समय था 1899 से 1905 तक। 1899 से 1905 तक इनका समय रहा। इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट आया इनके समय में। इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट आया इंडिया की यूनिवर्सिटी कंट्रोल करने के लिए। रिलेट कमीशन मतलब रेले आयोग आया था, रेले कमीशन। पार्टीशन ऑफ बंगाल, इसी समय में बंगाल का विभाजन हुआ। कर्जन किचनर कंट्रोवर्सी, कर्जन और किचनर की कंट्रोवर्सी हुई थी इसी समय। अगले हैं लॉर्ड मिंटन सेकंड। अगले कौन है? लॉर्ड मिंटन सेकंड। इनका समय था 1905 से 1910। 1905 से 1910 इनका समय था। मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म, इनके समय में क्या हुआ? मॉर्ले मिंटो सुधार हुआ। मॉर्ले मिंटो में सुधार हुआ। अगले हमारे लॉर्ड हार्डिंग सेकंड। लॉर्ड हार्डिंग सेकंड है हमारे। ये रहे थे 1910 से 1916 तक। 1910 से 1916 तक इनका समय रहा था एज ए वायसराय। क्या हुआ? मेसोपोटामिया कैंपेन, ट्रांसफर ऑफ कैपिटल फ्रॉम कलकत्ता टू दिल्ली। मतलब क्या हुआ? जो हमारी कैपिटल पहले कलकत्ता मानी जाती थी, अब उसको ट्रांसफर कर दिया कहाँ पे? दिल्ली में। हिंदू महासभा वाज एस्टेब्लिश्ड बाय मदन मोहन मालवीय। मतलब हिंदू महासभा को किसने एस्टेब्लिश किया था? मदन मोहन मालवीय ने। अगले हैं हमारे लॉर्ड चेम्सफोर्ड। अगले वायसराय कौन है? लॉर्ड चेम्सफोर्ड हमारे अगले वायसराय हैं। इनका समय रहा था 1916 से 1921। 1916 से 1921 इनका समय रहा था। इनके समय में क्या हुआ? होम रूल लीग मूवमेंट, रोलेक्ट एक्ट वाज पास्ड, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म वाज पास्ड। तो क्या क्या हुआ था? होम रूल लीग आंदोलन शुरुआत हुई थी। रोलेक्ट एक्ट पास हुआ था। रोलेक्ट एक्ट कब पास हुआ था? 1919 में। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म मतलब मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड में सुधार पारित किया गया था। अगले आते हैं हमारे लॉर्ड रीडिंग। अगले हमारे लॉर्ड रीडिंग है। इनका समय रहा था 1921 से 1926। 1921 से 26 तक इनका समय रहा था। स्वराज पार्टी वाज फॉर्म्ड। स्वराज पार्टी इनके समय में फॉर्म की गई। स्वराज पार्टी कब फॉर्म की गई थी? 1923। चोरा चोरी इंसिडेंट टुक प्लेस, इसी समय में चोरा चोरी कांड भी हुआ था। अगले हैं हमारे लॉर्ड इरविन। लॉर्ड इरविन हमारे अगले हैं जिनका समय रहा था 1926 से 1931। 1926 से 1931 इनका समय रहा था। तो लॉन्च ऑफ सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट एंड डांडी मार्च। सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट और डांडी मार्च लॉन्च हुआ था इसी समय। फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, पहली राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस इसी समय में हुई थी। ये सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट कब हुआ था? 1930 में। ठीक है, अगला देखते हैं हम। अगले हमारे लॉर्ड विलिंगडन। अगले हमारे कौन हैं? लॉर्ड विलिंगडन। इनका समय रहा था 1931 से 36। 1931 से 36 इनका समय रहा। इसमें क्या हुआ? सेकंड एंड थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस।
दूसरी और तीसरी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई इसी समय में। पूना पैक्ट वाज साइन, मतलब पूना समझौता पर हस्ताक्षर हुए थे इसी समय में। कम्युनियल अवार्ड वाज स्टार्टेड, कम्युनियल अवार्ड भी स्टार्ट किए गए थे इसी समय में। अगले हमारे लॉर्ड लिथिंगो, अगले हमारे लॉर्ड लिथिंगो, ये इनका समय कब से कब तक रहा? 1936 से 1944 तक इनका समय रहा। 1936 से 44 तक इनका समय रहा था। क्रिस्प मिशन लॉन्च हुआ इनके समय में। क्वाइट इंडिया मूवमेंट भी आया था इसी समय में। किसने दिया था क्वाइट इंडिया मूवमेंट? महात्मा गांधी, सभी को पता है। क्योंकि हमारा देश ब्रिटिश का शासन में है अभी। हमारे देश के जो कुछ पॉलिटिकल लीडर थे वो प्रयास कर रहे थे कैसे भी हमारा देश आज़ाद हो जाए, इसलिए वो कुछ नियम ला रहे थे या कुछ एक्ट ला रहे थे, जिसकी वजह से धीरे धीरे असर पड़ रहा था ब्रिटिश सरकार पे। अगले हमारे लॉर्ड वेवेल हैं। इनका समय रहा था 1944 से 1947 तक। 1944 से 47 तक इनका समय रहा था। क्या क्या आया? CR फॉर्मूला 1944, लॉन्च ऑफ डायरेक्ट एक्शन डे, वेवेल प्लान एंड शिमला कॉन्फ्रेंस। क्या हुआ? CR फॉर्मूला लॉन्च हुआ, डायरेक्ट एक्शन डे का शुभारंभ हो गया था, रेलवे योजना और शिमला सम्मेलन हुआ था इसी समय में। अगले हैं हमारे लॉर्ड माउंटबेटन, अगले और लास्ट लॉर्ड माउंटबेटन। इनका समय रहा था 1947 से 48 तक। 1947 से 48 तक इनका समय रहा था। क्या हुआ? जून 3 प्लान, जून 3 योजना आई। लास्ट वायसराय एंड फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ फ्री इंडिया, ये लास्ट वायसराय थे और पहले गवर्नर जनरल थे स्वतंत्र भारत के, जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है। तो आपकी स्लाइड यहीं ख़त्म होती हैं। आपकी वायसराय की लिस्ट हमने आपको पूरी कंप्लीट करा दी है। पिछली वीडियो में गवर्नर जनरल और भारत के और बंगाल के वो कंप्लीट करा दिए हैं। आप उसे चेकआउट कर सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ होगा। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। आगे आपकी क्लास आती रहेंगी, तो हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।